हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 13 की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन शामिल था, तो पूरा हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 13 पे। ठीक है, जानेंगे कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्या समझते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके जो चैप्टर है उसके टॉपिक पे ही आधारित है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम, जो है कि निम्नलिखित देशों में राष्ट्र निर्माण आदि के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के नाम बताइए। कि पूछ रहा है कि ऐसे जो देश बने हैं जिनका राष्ट्र निर्माण हुआ है उसमें किन किन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करो। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे भारत में है राष्ट्रपिता गांधी, और वियतनाम के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई थी हो चिन मिन ने। ठीक है, हो चिन मिन वहां के फादर हैं वियतनाम के। और अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में जॉर्ज वॉशिंगटन की भूमिका थी। और इटली का एकीकरण करने में गैरी बाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एक बताया जा रहा है कि किन किन ने अपने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई थी। जैसे गांधी ने भारत में निभाई थी, वैसे इन लोगों ने अपने देशों में निभाई थी। आगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ये सब देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कि गांधी जी कब गृह भूमि वापस आए, यानी कि गांधी जी कब भारत वापस आए थे। जैसे कि आपको पता था कि 1893 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका चले गए थे। और 1915 में हम देखते हैं 9 जनवरी 1915 को अपने गृह भूमि यानी भारत वतन वापस लौटे थे गांधी जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और इतिहासकार चंद्रन देवन सेन ने गांधी के बारे में क्या कहा है। इतिहासकारों ने गांधी जी के बारे में क्या बातें करी हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसमें धुंधला सा हो रहा है, हल्का सा। ठीक है, थोड़ा मैं रीड करता हूँ, उस पर ध्यान देना। देवन सेन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। ठीक है, मोहनदास बन के गए थे और वहां पर उन्होंने जो कार्य किया, अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाए, वहां पे सत्याग्रह वगैरह किए गांधी जी ने। तो उन कामों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका में ही उनको महात्मा बनाया। कहने का मतलब है उन्होंने जो अपना जो गांधी जी का हम देखते हैं राजनीतिक जीवन बाद में जो भारत में जो शुरू होता है उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रयोग किए थे वो सब। ठीक है, एकदम भारत में आके उन्होंने आंदोलन वगैरह नहीं करने शुरू कर दिए थे। उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जो आंदोलन वगैरह थे उनको सफलतापूर्वक किया था और अश्वेत लोगों को उनके अधिकार दिलाए थे वहां पर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था, ये हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया गया था, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब से अपेक्षाकृत कैसे भिन्न था। कहने का मतलब इस क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि जब गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और जब 1915 में वापस लौटे, देख रहे हो कितने साल हो गए, 15 और ये 7 साल, यानी कि 22 साल हो गए थे जब वो भारत नहीं थे। फिर भारत आया 1915 में। तो उस समय का भारत कैसे भिन्न था, अलग था, वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो भारत अभी भी ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन का गुलाम था, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। परंतु 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, जिसकी देश भर में विभिन्न शाखाएं थी। कांग्रेस नामक संगठन बन चुका था जिसकी विभिन्न शाखाएं थी देश में और जो आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ा रही थी। 1905-7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी काफ़ी विस्तार किया था। कहने का मतलब 1905 से 7 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था एक। ठीक है, स्वदेशी का मतलब है कि अपने स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ करेंगे और विदेशी जो भी जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ये आंदोलन चला गया था बंगाल में। तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी। ये सब देखो टाइम याद रखना, 1905-7 में हो रही हैं। अभी गांधी जी भारत नहीं है, भारत में नहीं आए। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पॉल और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। और इस समय कांग्रेस दो दलों में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस दो दलों में बढ़ चुकी थी। पहला दल था नरम दल, जिसके नेता थे दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आपने पढ़ा होगा कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल, नरम दल। ठीक है, गरम दल का मतलब था कि अंग्रेजों से जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो गोली की बात करेंगे तो गोली में ही उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो इस तरह की जो विचार रखने वाले थे वो गरम दल थे। और नरम दल में वो लोग थे जो बात करते थे कि नहीं, अंग्रेजों से हमें पहले बातचीत करनी चाहिए, प्रेयर पिटिशन वगैरह करनी चाहिए, है ना।
प्रेयर करनी चाहिए, पटिशन करनी चाहिए, उन्हें प्रार्थना पत्र लिखने चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए आज़ादी पाने के लिए। तो इस तरह की बात करते थे नरम दल वाले, जिनके नेताओं के नाम मैंने बता दिए। दूसरा दल था गरम दल, जिनके नेता थे बाल पाल लाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहते हैं, है ना। गांधी जी के आने से पहले भारत में कांग्रेस के विभिन्न नेता अपने अपने तरीके से आंदोलन करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु आम जनमानस उनके साथ नहीं आ रहा था। तो गांधी जी के आने से पहले समस्या ये थी कि आंदोलन तो हो रहे थे, लेकिन संपूर्ण देश की जो जनता है वो उनके साथ नहीं आ रही थी, नेताओं के साथ। तो जब महात्मा गांधी भारत आएंगे तो उनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी, उन्होंने भारत की जनता को एक कर लिया, ठीक है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्रियां, है ना, क्या किसान, क्या श्रमिक, हर तरह के जो लोग थे वो गांधी जी के जो आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है। गांधी जी के कहने पर उनका साथ दिया उन लोगों ने। तो ये फर्क दिखता है हमें गांधी जी में और दूसरे नेताओं में। दूसरे नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं जमता जनता को, लेकिन जब गांधी जी कुछ बोलते थे तो उनकी बातों पर भरोसा जमता था और उनके साथ आते थे लोग। आगे प्रश्न 6 है, जैसे मैंने लिखा है इसमें, प्रश्न 6 लिखा है मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले किन के राजनीतिक परामर्शदाता गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे किन के गुरु थे, परामर्शदाता थे, वो थे महात्मा गांधी के और मोहम्मद अली जिन्ना के। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु थे। गोखले ने गांधी जी को जब वह भारत आए तो क्या सलाह दी। जैसे कि आपको पता है गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे, तो जब वो भारत आए तो उन्होंने गोखले जी से, अपने जो उनके गुरु थे राजनीतिक, उनसे कहा कि मैं कुछ भारतवासियों के लिए करना चाहता हूं। जो भारतवासियों की जो स्थिति है उन्हें अच्छी नहीं लगी गांधी जी को, ठीक है। तो गोखले जी ने उन्होंने कुछ कहा, पहले क्या कहा देखते हैं। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। तो गोखले ने पहले गांधी जी को कहा कि आप तो कम से कम 20-22 साल से भारत में थे ही नहीं, आप तो साउथ अफ्रीका में थे, तो आप भारत के बारे में क्या जानते हैं, भारत के लोगों के बारे में क्या जानते हैं, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपको क्या पता है। तो सबसे पहले 1 साल तक गोखले जी ने बोला कि पहले भारत में घूमो और भारत के लोगों को जानो, उनकी तकलीफें क्या है, दुख क्या है, समस्या क्या है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी ट्रेन से पूरे भारत भ्रमण करते हैं और पूरे भारत के जो आम जनमानस है गांव तक पहुंचते हैं, ठीक है। सबको देखते हैं, किसानों की स्थिति क्या है, खराब हो रही है, किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको जानते हैं, ठीक है। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, दुख दर्द है, उसको समझते हैं। तब वो आगे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लोगों से बात करते हैं पहले गांधी, जा जाके लोगों तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, 1915 में गांधी जी ने भारत आने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां देखी गई। जब 1915 में गांधी जी भारत आए, उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति, यानी कि पहली बार वो कहां गए, तो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। जैसे कि आपको पता है BHU, जो बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसका उद्घाटन हुआ था 1916 में। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति को बुलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी उपस्थित थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, गांधी जी को भी बुलाया था क्योंकि उनके प्रयासों की सराहना की थी सभी नेताओं ने। भारतीय जो नेता थे कांग्रेस के, उन्हें पता था कि एक व्यक्ति आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी लड़ाई लड़के आया है, ठीक है। वहाँ के लोगों को अधिकार दिला के आया है, श्वेत लोगों को उनके हकों की बात करके आया है। तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आ रहा है, उसको भी हमें बुलाना चाहिए। तो बुलाया गया, महात्मा गांधी पहुंचे। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी द्वारा व्यक्त विचारों की व्याख्या करो, क्या वे अपने नियमों को व्यवहार में लाए, उदाहरण दो। अब यहाँ पर पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि गांधी जी को 1916 में जब BHU की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी, तो इस समय बुलाया गया और गांधी जी ने विचार प्रकट किए अपने। वो विचार उनके क्या थे वो देखते हैं हम यहाँ पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU फरवरी 1916 के उद्घाटन समारोह में कई राजदानी कांग्रेस नेता, जिनमें एनी बेसेंट भी शामिल हुई। एनी बेसेंट भी बहुत बड़ी नेता थी कांग्रेस की, ठीक है, जो आयरलैंड से थी। इन व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी एक अनजान व्यक्ति थे, परंतु उनको दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह के कारण आमंत्रित किया गया था। और अपने भाषण में गांधी जी ने निम्न विचार प्रकट किए। क्या क्या विचार दिए, ये पेपर में क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। उन्होंने विशिष्ट वर्ग की आलोचना करते हुए उनके और लाखों गरीब भारतीयों के बीच विषमता पर चिंता व्यक्त की। विशिष्ट माने होता है जो अमीर वर्ग है, ठीक है, जो खास वर्ग है, उसकी आलोचना करी और बोला कि लाखों गरीब है, उनकी परवाह कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रित लोग भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दिए जाएं। गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं, जो भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अमीर टाइप नेता हैं, उनसे बोल रहे हैं कि जब तक तुम जो गरीब जनता है भारत की, जब तक उसकी दुख दर्द को नहीं समझोगे, तब तक भारत की भलाई नहीं हो सकती। गांधी जी ने चेताया, हमारे लिए स्वशासन का
तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों से संभव हो सकती है। तो गांधी जी यहाँ पर समझा रहे हैं, सभी को भाषण दे रहे हैं अपना, और नेताओं को भी ये बता रहे हैं कि हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हम किसानों को उनकी उपज का मूल्य दें। ठीक है, किसान जो मेहनत करता है उसको उसकी उपज का वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी मुक्ति ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना जमींदार के द्वारा संभव हो सकती है। तो गांधी जी बता रहे हैं ना डॉक्टर, ना वकील, ना जमींदार, कोई संभव नहीं है, किसानों से हो सकती है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद में विभिन्न लोगों को शामिल किया। जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो गांधी जी का नेशनलिज्म अलग था। गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार था उसमें देश की गरीब जनता, किसान, है ना, श्रमिक, महिलाएं सब शामिल थी। ठीक है, किसी के खिलाफ नहीं था इनका राष्ट्रवाद। ठीक है, सबको साथ लेके चलते थे गांधी। तो ये था इनका राष्ट्रवाद। ऐसा गांधी जी ने अपने विचारों को व्यवहार में लाए। जैसे सितंबर 1916 में लखनऊ में हुई कांग्रेस की वार्षिक बैठक में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए गए कठोर व्यवहार के बारे में बताया। तो उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। जैसे कि आपको पता है 1916 में राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान आए थे और जो बताते हैं कि अंग्रेज उनसे क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उनसे उनका अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, नील उत्पादक के रूप में, है ना। तो नील जबरदस्ती उगवाते थे अंग्रेज उनसे। तो 1916 में हमें चंपारण आंदोलन देखने को मिलता है। चंपारण बिहार में एक जगह है, ठीक है, तो याद रखना। 1918 में गुजरात के अहमदाबाद और खेड़ा के संघर्ष किए गांधी जी ने। इस प्रकार धीरे धीरे एक जन आंदोलन की भूमिका बनाकर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाकर संघर्ष को जन आंदोलन में परिवर्तित करके अपने उद्देश्य की पूर्ति की। कहने का मतलब 1916 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, फिर 1918 में गुजरात गए और अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन किए। तो इस प्रकार गांधी जी ने यह आंदोलन करके फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया 1920 में, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। वो भी पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन क्या था, ये देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांग ये थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, जैसे जजीरात अल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। कहने का मतलब है ये खिलाफत आंदोलन जो था भारतीय मुसलमानों ने चलाया था ताकि जो ऑटोमन साम्राज्य है वहां पर जो खलीफा का पद है उसको सुरक्षित रखा जा सके, और जितने भी ये जगह हैं पवित्र स्थान उस पर जो है ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत रहे और खलीफा का उस पर नियंत्रण रहे। तो ये बात थी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की। और इसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश करी ताकि जो आंदोलन है उसकी ताकत बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी हो जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? अब यहां पर एक सवाल पहले असहयोग आंदोलन तो पढ़ लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में, अगस्त आंदोलन भी कहते हैं इसे। ये असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था, इसमें यह कहा गया था गांधी जी द्वारा कि हम असहयोग का मतलब होता है कॉपरेट ना करना। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अगर ये कहते हैं हम असहयोग आंदोलन असहयोग करेंगे, असहयोग का मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम उससे कोऑपरेट नहीं करेंगे। टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया, फिर असहयोग हो गया। ये असहयोग का मतलब होता है किसी को सपोर्ट ना करना, नॉन कोऑपरेट, कोऑपरेटिव, है ना, कहते हैं इसे नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी ने ये कॉल दी कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे और ब्रिटिशरों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। किस चीज़ में सहयोग नहीं करना? अंग्रेजी जो कचहरियाँ हैं उसमें नहीं जाएंगे, उनको खाली छोड़ देंगे। जो अंग्रेजों के जो लॉज हैं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अंग्रेजों के जो वस्त्र वगैरह हैं, ठीक है, जो भी उनके कॉलेजेस हैं, वस्त्र हैं, जो उनकी शिक्षा है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। उनके वस्त्रों की होली जलाएंगे, ठीक है, जलाएंगे, ठीक है, बहिष्कार करेंगे। ये सब था असहयोग आंदोलन। अब देखते हैं क्या हुआ। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने, और हाँ, इसको रीड करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें गांधी जी ने कहा था ये आंदोलन क्या होना चाहिए, बिल्कुल अहिंसक होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हिंसा का मतलब है किसी को भी व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे, कोई लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। बीच में गांधी जी ने वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को, क्यों लेना पड़ा उन्हें वापस, देखते हैं। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को
ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्ति की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि भाई एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी भीड़ ने, तो गांधी जी ने कहा कि ये गलत है भैया, असहयोग आंदोलन के नाम पर किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। तो इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब आगे जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को सजा सुनाते समय क्या कहा। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को बुलाया सजा के लिए, ठीक है, कि गांधी जी के वैसे ये सब उपद्रव हो रहा था, ये सब आंदोलन हो रहा था, तो क्या कहा। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने उन्हें गांधी जी को सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव है कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाना लाजमी थी। तो 6 वर्ष की सजा सुनाई थी गांधी जी को, हालांकि फिर वो 2 वर्ष बाद ही बाहर आ जाएंगे जेल से। तो ठीक है, याद रखना ब्रूमफील्ड थे ये जज। कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए किस जज ने सजा सुनाई थी, तो ब्रूमफील्ड जाना आवश्यक था। लेकिन जब ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। तो ब्रूमफील्ड की ये कहानी है, बता रहे हैं कैसे लग रहा है उनको। ठीक है, गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं में क्या अंतर था, ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं में क्या अंतर था। क्योंकि कांग्रेस बनी थी 1885 में और गांधी जी आए थे 1915 में भारत। तो 1885 से लेकर 1915 के बीच में कांग्रेस के नेताओं ने भारत में आंदोलन किए थे, जिसमें स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण था। ठीक है, गर्म दल नरम दल में पड़ गई थी कांग्रेस। तो उन नेताओं की जनसभाओं में ऐसा नहीं हो रहा था जो गांधी जी की जनसभाओं में हो रहा था। जो गांधी जी के कहने पर जो लोग बाहर आ रहे थे, उनके आंदोलन में शामिल हो रहे थे, वो दूसरे नेताओं के कहने पर क्यों नहीं हो कर पा रहे थे ऐसा, वो देखते। उन्होंने जो गांधी जी को महात्मा कहते थे इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और उनकी भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे समानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। वही वाली बात है कि गांधी जी जो थे ये जैसे गांव वाले वस्त्र पहन रहे हैं वैसे वस्त्र पहन रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं वैसा खाना खा रहे हैं। तो इससे गांव वालों के मन में छवि बनती थी कि गांधी जी हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे बीच के ही हैं। ठीक है, जबकि दूसरे नेता ऐसा नहीं करते। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट बूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में आ जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद करी। तो गांधी जी खुद काम करते थे, इतना बड़े बड़े व्यक्ति होकर। मतलब गांधी जी ने वकालत की थी, गांधी जी ब्रिटेन से पढ़कर आए थे। ठीक है, कोई आम व्यक्ति नहीं थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, तो गांधी जी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब सूत कटाई वगैरह करना, चरखा चलाना। तो इससे देखकर जो गांव वाले थे वो दंग रहते थे कि भाई ये हमारे बीच का व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, और जबकि दूसरे नेता नहीं कर रहे ऐसा। गांधी जी के भाषण के दौरान भीड़ क्यों उमड़ती थी, देख लेते हैं। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट लिखी। क्या लिखी देखते हैं। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और उसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई तो नून खान, देवरिया, गोरी बाजार, चोरा चोरी और कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके जंगल के बीच तो उनके बावजूद। कहने का मतलब इस पूरी कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि लोग जो थे, गांधी जी की ट्रेन जहां जहां जाती है तो वहां जहां जहां जाती है स्टेशनों पर बिल्कुल खचाखच भीड़ होती है। लोग बहुत ज्यादा उमड़ रहे हैं गांधी जी को देखने में। तो कुछ तो बात है, इनमें कुछ खास है, तभी तो लोग आ रहे हैं। बाकी नेताओं के आने पर इतनी भीड़ तो नहीं आ रही है, लेकिन गांधी जी के आने पर बहुत भीड़ आ रही है, तो कुछ तो बात है। ठीक है, तो ये इसमें पूरी कहानी बताई गई। ठीक है, और गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज और सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो लोगों ने प्रेम बस उन्हें नए नए नाम दिए, गांधी बाबा, गांधी महाराज। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है बड़ा 8 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसे देखते हैं। उन परिस्थितियों घटनाओं का वर्णन करो जिनके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, उस आंदोलन के महत्व की व्याख्या करो। तो पूछ रहा है वो कौन सी घटनाएं थी जिसके होने के बाद गांधी जी को यह समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, वो कौन सी घटनाएं थी जिसके बाद गांधी को लगा। तो कौन कौन सी घटनाएं थी देख लेते हैं हम एक बार।
परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। पहला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था ताकि युद्ध के बाद वे भारतीयों के हितों की रक्षा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 14 से 18 में, तो ब्रिटेन ने भारतीयों की मदद मांगी इस युद्ध में को लड़ने में, तो भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया, इस उम्मीद में अगर हम ब्रिटेन का साथ देंगे तो युद्ध जीतने के बाद हो सकता है ब्रिटेन हमें कुछ फायदा दे भारतवासियों, या फिर कुछ आज़ादी की बात करे, कुछ स्वतंत्र करने की बात करे, कुछ ऐसा करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने वादा खिलाफी करी, धोखा दिया। क्या धोखा था वो? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दे दिया, चाहिए थी कुछ स्वतंत्रता, दे दी रॉलेट एक्ट। 1914-18 के विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया वीडिया बंद कर दी। और मीडिया का मतलब है आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया, जो अखबार चल रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापेगा नहीं गलत फलत, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया, और अंग्रेजों ने यह कह दिया कि भाई किसी को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ना दलील, ना अपील, ना वकील, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आज की डेट में कोई पुलिस अगर गिरफ्तार करती है किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? कोर्ट के सामने अपनी अपील कर सकता है। ठीक है, अपना वकील से बात कर सकता है, और वकील क्या करेंगे? वो दलील देंगे कोर्ट में जाके कि भाई ये व्यक्ति इनोसेंट था, इसको पुलिस ने फालतू में पकड़ लिया। तो ये वाली बात थी रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट जो लगा था उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, तो अंग्रेजों ने ऐसा कानून लगाया, काला कानून कहते थे इसे। आगे रॉलेट सत्याग्रह, और रॉलेट कानून के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट कानून के विरोध अभियान में विभिन्न स्थानों पर हड़ताल हुई, और पंजाब में बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों का पक्ष लिया था, उन लोगों ने भी रॉलेट कानून का विरोध किया। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। अब रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग करवा दिया, हत्याकांड। पंजाब में रॉलेट कानून के विरोध में प्रदर्शन और हड़तालें हुई। सरकार द्वारा कठोरता से इन गतिविधियों को दमन करने की नीति अपनाई गई। उदाहरण के तौर पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने से 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो जनरल डायर था उसने क्या करा? जो सत्याग्रह कर रहे थे जो लोग रॉलेट कानून के विरोध में, उसके खिलाफ क्या करा? उसने गोलियां चलवा दी जलियांवाला बाग में, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है, 400 नहीं मारे गए थे, उससे ज्यादा मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मरे थे। ठीक है, तो ये गलत आंकड़ा दिया है इसमें, मतलब सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है जो एक्चुअल में होता है फिगर। अब अगला पॉइंट क्या हुआ? भारतीय मुसलमानों में असंतोष। विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद ब्रिटिश तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों में असंतोष फैला, जिससे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से मिलाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है विश्व युद्ध में क्या हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें तुर्की को हरा दिया ब्रिटेन ने, तो जैसे ही तुर्की हार गया ब्रिटेन से, तो तुर्की के खलीफा के का जो पद था उसे भी खत्म कर दिया ब्रिटेन ने। तो इससे भारतीय मुसलमानों में संतोष पनपा, क्योंकि जो खलीफा था वो महत्वपूर्ण था। ठीक है, इस्लामी दुनिया में खलीफा का पद महत्वपूर्ण था, तो इसलिए भारतीय मुसलमानों में उसके प्रति असंतोष पनपा, और उस असंतोष का लाभ उठाने के लिए गांधी जी ने कहा कि खिलाफत को भी असहयोग से मिला दो आंदोलन से, जिससे बड़ा हो जाए आंदोलन हम सबका, क्योंकि दोनों अंग्रेजों के खिलाफ हैं। वहां पे भी अंग्रेज हरकत कर रहे हैं, तुर्की में जो खलीफा का पद खत्म किया, और भारत में भी अंग्रेजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो दोनों का दुश्मन एक है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, स्वराज। गांधी जी ने कहा कि अगर असहयोग आंदोलन का ठीक से पालन किया गया तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। स्वराज माने स्वतंत्रता। ठीक है, तो गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन अगर चलता रहा 1 साल तक, अच्छे से चल गया, तो 1 साल के अंदर भारत को आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि हो नहीं पाएगा ऐसा, जैसे मैंने बताया चोरा चोरी में कांड हो गया था, है ना। गांधी ने लेकिन एक शर्त लगाई थी, असहयोग आंदोलन में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। तो गांधी जी ने वही करा, वापस ले लिया, जब एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी भीड़ ने। इन सभी परिस्थितियों व घटनाओं ने असहयोग आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था? हालांकि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया बहुत हद तक, क्योंकि उसे वापस लेना पड़ा गांधी जी को किसी कारणवश, लेकिन उसका महत्व था, वो इंपॉर्टेंट था। क्यों? जन आंदोलन के रूप में बना, पहला ये जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन चाहे अपने उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह पहला जन आंदोलन था जिसमें जन साधारण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जन आंदोलन का मतलब था जनता, देश की जो जनता थी वो बढ़ चढ़कर आई थी इसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, इसलिए जन आंदोलन था पहला बड़ा। गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। असहयोग आंदोलन ने देश भर में गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभार दिया। कहने का मतलब पहला बड़ा आंदोलन था ये। ठीक है, गांधी जी द्वारा। अगर पूछा जाए गांधी जी का पहला आंदोलन, वो चंपारण सत्याग्रह था,
लेकिन गांधी जी का बड़ा जन आंदोलन, जिसे मास मूवमेंट कहते हैं, तो उस मास मूवमेंट ने गांधी जी को मास लीडर बना दिया। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन, तीसरा पॉइंट, यह आंदोलन अब व्यवसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि किसानों, श्रमिकों और कारीगरों का आंदोलन भी बन चुका था। अभी तक के जो आंदोलन थे वो क्या थे, उसमें व्यवसायिक थे, जो बिजनेसमैन वगैरह थे, जो बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना, पढ़े लिखे लोगों के आंदोलन माने जाते थे। लेकिन पहली बार आंदोलन देखा गया जिसमें किसान भी शामिल है, श्रमिक भी शामिल है, कारीगर भी शामिल है। ठीक है। अमेरिकी जीवनी लेखक का दृष्टिकोण, लुई फिशर के अनुसार असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग ये गांधी जी था, गांधी जी असहयोग थे। ठीक है। लुई फिशर के अनुसार, लुई फिशर कौन है, जो इनकी जीवनी लिखते हैं गांधी जी के, अमेरिकी लेखक। क्योंकि जहां जहां गांधी जी गए उनके पीछे पीछे लुई फिशर भी गया, उनकी जीवनी लिखता था, कदम कदम की उनकी जो बातें थी वो अपनी नोटबुक में नोट करता था। इसने किताब लिखी गांधी जी के ऊपर। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये बोल रहा है। और इससे स्पष्ट होता है कि असहयोग आंदोलन का अपने आप में बहुत महत्व था। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व था असहयोग आंदोलन का। अब देखते हैं आगे कौन कौन से नेता गांधी जी के साथ जुड़े, कौन कौन से नेता जुड़ गए। ठीक है। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने गांधी जी से अपने आप को जोड़ लिया, जिसमें महादेव देसाई थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थी, गोविंद बल्लभ पंत थे और सी राजा गोपालाचारी थे। तो गांधी जी से सब प्रभावित हो रहे हैं। सबको समझ में आ रही है बात कि गांधी जी जो हैं, जो आम व्यक्ति नहीं है कोई। ठीक है। इनमें कुछ क्षमताएं हैं जिसे पूरे देश को एक कर लेते हैं, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। आगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कार्यक्रम और सरकार की नीति और आंदोलन को वापस लेना आदि के बारे में बताओ। तो एक देख लेते हैं क्या क्या हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर से शुरुआत कब हुई थी, 1920 सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के लिए नेताओं की सहमति प्राप्त कर ली, और उसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। तो असहयोग आंदोलन को कब स्वीकार किया गया था, कार्यक्रम को, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन हुआ करता था, अधिवेशन माने सेशन। उसमें डिसाइड करते थे कि कांग्रेस की दिशा और दशा क्या होगी, उसकी रणनीतियां क्या होंगी, क्या प्लानिंग होगी, अगले साल क्या करेंगे, ये सब तय होता था। क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, याद रखना, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए थे गांधी जी। फिर कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए। क्या क्या कार्यक्रम थे, जो मैंने आपको बता दिया। विद्यार्थी द्वारा स्कूल व कॉलेजों को बहिष्कार करना, बहिष्कार माने छोड़ देना, अंग्रेजों के स्कूल नहीं जाना, ना कॉलेज जाना अंग्रेजों वाले, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं, इंग्लिश कॉलेज वगैरह। शिक्षकों द्वारा त्याग पत्र दे दो, जो अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ाते हैं, अंग्रेज स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो शिक्षक सब त्याग पत्र दो, रिजाइन कर दो। ठीक है। वकीलों द्वारा मुकदमे लड़ने से इनकार कर दो, जो अंग्रेजों की कचहरियां वगैरह छोड़ दो। प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार करो, चुनाव नहीं लड़ेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। श्रमिक वर्ग द्वारा हड़ताल करना, श्रमिकों को बोला हड़ताल करो। ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य कानूनों की अवहेलना करो, वन्य कानून मत मानो अंग्रेजों के। श्रमिकों, किसानों और अन्य द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हित के अनुसार तरीके अपनाना, और अपने अपने तरीके से काम करो अपने इंटरेस्ट के लिए। सरकार की नीति क्या थी, सरकार चुप तो बैठेगी नहीं। ठीक है। सरकार ने हजारों आंदोलनकर्ताओं को गिरफ्तार किया, और गांधी जी को भी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष का उन्हें कारावास दिया गया, सजा सुनाई गांधी को, जो ब्रूमफील्ड की मैंने कहानी बताई थी। आंदोलन को वापस लेना व उसका मूल्यांकन, जैसे मैंने बताया आंदोलन को वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड में। ठीक है। तो ये घटना घटी थी। उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता उस गांधी जी से खफा हो गए थे कि आपने आंदोलन क्यों वापस ले लिया, बस 20 लोग ही तो मरे थे आंदोलन में। तो गांधी ने कहा कि 20 लोग मरे थे, उनके परिवार से जाके बोलना जाके 20 लोग ही तो मरे थे बस। तो गांधी का मानना था कि हिंसा वगैरह, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, कुछ भी। आगे शांति से बात होनी चाहिए। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने के निम्नलिखित कारण थे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। चरखे पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे गांधी जी, चरखा चलाने पर। क्यों देते थे अब बताएंगे वो। पहला, चरखे द्वारा गरीबी को पूरक आमदनी प्रदान करना तथा उन्हें स्वावलंबी, गरीबों को स्वावलंबी बनाना था। कहने वाला है चरखा जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना सकता है। स्वावलंबी माने अपने ऊपर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। इसके द्वारा बनाया गया खद्दर स्वदेशी कपड़े का उत्तम उदाहरण था, जिसका प्रयोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार के साथ किया गया। जब असहयोग आंदोलन ने बोला कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना, तो गांधी ने कहा कि चरखे द्वारा कपड़ा बनाएंगे, हम अपना कपड़ा खुद पहनेंगे, अपना कपड़ा खुद बनाएंगे हाथों से और खुद पहनेंगे, किसी की नहीं चाहिए हमें कपड़ा। गांधी जी के अनुसार खद्दर मशीनरी को नष्ट करने के स्थान पर इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियमित करता है। गांधी जी कहते थे बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से क्या होता है, रोजगार चला जाता है लोगों का।
ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें जब लग जाती हैं तो वो मशीन ही काम कर देती है लोगों के बदले। जैसे 15-20 लोग मिलके कपड़ा बना रहे हैं, एक मशीन ले आए हम, तो मशीन ने बना दिया कपड़ा, तो 20 लोगों का क्या चला गया, रोजगार चला गया। तो गांधी का मानना था कि मशीनरी जो होती है ना वो रोजगार वगैरह छीन सकती है लोगों का, तो इसलिए खद्दर वगैरह का काम करो, ये चरखे वगैरह का पे ज़्यादा फोकस करते थे। गांधी जी के अनुसार चरखा मशीनरी का प्रयोग सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए उनको अपनी झोपड़ियों में करता था, और पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। गांधी का मानना था कि जो चरखा है इतना अच्छा है कि वो कमरे में ही आ सकता है। ठीक है, मशीन तो नहीं लगा सकते कमरे में, तुम आप छोटे से कमरे में मशीन लगा लोगे बड़ी सी, नहीं लगा पाओगे। लेकिन चरखा क्या है, उसका इंतजाम तुम कर सकते हो छोटे से कमरे में, और अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हो, और उसमें चक्का तो लगा ही होता है जो व्हील है। ठीक है, तो मशीनरी का नमूना है वो। गांधी जी ने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कम किया जा सके। जैसे मैंने बताया, मशीनों और टेक्नोलॉजी जिसे प्रौद्योगिकी कहते हैं, गांधी इसका प्रयोग कम करना चाहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया, पूरा स्वरूप बदल दिया गांधी जी ने 1915 में जैसे भारत आए। ठीक है, मैं टच करते हुए निकलता हूँ, आप ये मैंने समझा दिए पॉइंट सारे, बस हल्का सा पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है, आप पढ़ लेना इसे, सरल भाषा में, सहज भाषा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान शब्द है। 1916 में बीएचयू का उद्घाटन समारोह में क्या बोला गांधी जी ने, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी के हुए, जैसे मैंने बताया, चंपारण हुआ, अहमदाबाद हुआ। ठीक है, कपड़ा जो मिल था उसमें श्रमिकों के पक्ष में आंदोलन किया गांधी ने, खेड़ा में किया। ठीक है, ये सब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने मोर्चा खोला। ठीक है, गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा का पालन करना, जी सत्याग्रह का उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया ही था। असहयोग आंदोलन हमने पढ़ाई। ठीक है, खिलाफत को मिला लिया उससे। गांधी जी समाज सुधारक के रूप में भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा हमने देखा कि गांधी जी हमेशा बात करते हैं राजनीति की, है ना, राजनीतिक आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, चंपारण कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी जितने राजनीतिक थे उतने समाज सुधारक भी थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जैसे समाज को समझाया, चरखे का महत्व बताया, लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाया, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। ठीक है, गाँव में जा जाके, और कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों की सेवा की। जो लेप्रोसी हो जाता है, एक रोग हो जाता है कुष्ठ रोग, ठीक है, चर्म रोग होता है जो, उससे लोग जो भी ग्रसित होते थे, गांधी उसकी स्वयं जाके मरम पट्टी वगैरह करनी हो, ठीक है, उसकी देखभाल करनी हो, ये सब काम करते थे गांधी। साफ सफाई पे गांधी ने बहुत फोकस किया। उनका मानना था कि स्वच्छता रखने से बीमारियां कम लगती हैं, और बीमारियां नहीं लगेंगी तो लोगों का पैसा बचेगा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गांधी का ये मानना था। ठीक है, आगे नमक सत्याग्रह हमने देखा कि गांधी जी ने नमक जैसी वस्तु को आंदोलन के रूप में बदल दिया, कि नमक पर टैक्स लगाते थे अंग्रेज, कि नमक खरीदना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी ने कहा कि भाई हमारा देश है, हमारा नमक है, तो हम क्यों टैक्स देंगे। तो ये वाली बात थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हमने देखा 1942 में, जो ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे। 1942 में गांधी जी ने लास्ट आंदोलन छेड़ा था अपना, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन छोड़ो, भारत, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, अगस्त 1942 में बंबई में। ठीक है, गांधी मैदान जिसे कहते हैं आज, वहां पर, और करो या मरो का नारा दिया था इसमें गांधी जी ने, डू और डाई। ठीक है, या तो स्वतंत्रता दिला देंगे देश को, ठीक है, उस प्रयास में कुछ कर जाएंगे, या फिर अपने प्राण त्याग देंगे, ऐसे कुछ गांधी ने कॉल दी थी। ठीक है, और इन सभी घटनाओं ने गांधी जी को एक जनसाधारण का समर्थन दिलवाया, और गांधी जी को एक मास लीडर बना दिया। मास लीडर माने जनता का नेता। साइमन कमीशन भारत में कब क्यों आया, इसका क्या विरोध हुआ, देख लेते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत की स्थिति की जांच पड़ताल करने आया था। इसका विरोध इस कारण हुआ था कि इसमें सभी सदस्यों का श्वेत होना था, और जितने भी सदस्य थे इस कमीशन में सारे श्वेत थे, सारे गोरे थे। ये मांग हुई थी कि जब तुम भारत की जांच पड़ताल के लिए आ रहे हो तो भारत के किसी व्यक्ति को भी तो लो अपने साथ। तुम सारे अंग्रेज जांच करोगे क्या भारत की। तो किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी इसमें, तो इसलिए इसका विरोध हुआ था कि साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन किया गया था, और कहा गया था गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, नमक कानून सत्याग्रह संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, आप देख लेते हैं। आंदोलन नंबर 2 गांधी जी का था, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक कानून कहते हैं जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह हो गया। ठीक है, कानून होगी, ये सब इसे कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया क्योंकि नमक अन्यायपूर्ण वजह से, मैंने बताया, टैक्स वैक्स लगा देते थे ये लोग, अंग्रेज वगैरह। ठीक है, और जो भी भारतीय जो नमक बनाने की कोशिश करता था उसके नमक को नष्ट कर देते थे। और इनका मानना था अंग्रेजों का कि जो अंग्रेजों की जो दुकान है जहाँ पे ऊंचे दाम पे बेचा जा रहा है नमक, वहीं से खरीदो सब। ठीक है, और उस पर टैक्स लगा देते बहुत भयंकर। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि टैक्स नहीं देंगे हम। आगे, और नमक जैसी वस्तु को चुना गांधी ने, क्योंकि नमक ऐसी वस्तु है, उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी को नमक की आवश्यकता पड़ती है।
तो सभी साथ आए इस आंदोलन में। तो ये गांधी का दिमाग कहा गया, इसमें दिमाग लगाया उनने। नमक यात्रा के बारे में बताओ। जैसे कि मैंने बताया, नमक यात्रा क्या आती है, दांडी मार्च क्या आती है, देखते हैं। जो पुराना 500 का नोट देखा होगा आप लोगों ने, अब तो नई करेंसी आ गई है देश में। जो पुराना 500 का नोट देखा है ना, उसमें 500 के नोट के पीछे क्या चित्र छपा था, याद है? वो गांधी जी की यात्रा ही दिखी थी। जो पुराना 500 का नोट आया करता था, 500 1000 के नोट थे ना पहले देश में, तो उसके पीछे 500 के नोट के पीछे जो एक चित्र बना था, वो दांडी मार्च का चित्र था, जिसमें गांधी जो है दांडी मार्च की तरफ जा रहे हैं, नमक यात्रा लेके जा रहे हैं अपनी। गांधी जी ने नमक कर के विरुद्ध नमक यात्रा की, जिसमें साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल चलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी भी गुजरात में एक जगह है समुद्र के किनारे, जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यानी कि ये यात्रा इसलिए करी गांधी ने कि ये दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि हम अपने देश में नमक बनाएंगे, तुम्हें जो करना कर लो, ठीक है। और बना के दिखाया उन्होंने। अब आगे अगला पॉइंट, नमक यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक के दौरान किए भाषणों से गांधी जी ने क्या कहा, और नमक यात्रा के समय गांधी जी क्या बोल रहे थे, देखते हैं। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों की जानकारी पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने पुलिस सेना तैनात कर दी थी जहां जहां से यात्रा होने गुजरनी थी, क्योंकि कुछ भी उपद्रव हो, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, तुरंत गिरफ्तार कर लेना। तो गांधी ने पहले ही समझा दिया था सभी को कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से चलना है सबको। तो निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया। गांधी जी ने स्थानीय अधिकारियों, नौकरियों छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने को कहा। सबसे कहा नौकरी छोड़ो अपनी सरकार की, आंदोलन में शामिल हो जाओ। गांधी जी ने उच्च जातियों को स्वराज की प्राप्ति के लिए अछूतों की सेवा करने को कहा। तो गांधी ने यहाँ पे जातियों का भेदभाव भुलाने के लिए कहा। उच्च जातियों को कहा कि ये जातिवादी छोड़ो, सब एक इकट्ठे होकर आंदोलन में शामिल हो जाओ। गांधी जी ने हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख को एकजुट किया। धर्म के आधार पर जो भेदभाव है सबको भूलने की, भुलाने की कोशिश करी और सबको एक करने की कोशिश करी। और क्योंकि आंदोलन की सफलता इस बात पर मापी जाएगी कि इसमें यूनिटी कितनी है। जब भी एकता होगी हमेशा जीत होती है, वहां जहां एकता है वहां जीत है। तो गांधी ने इस बात का ध्यान रखने को कहा, एकता के साथ काम करो। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा के दौरान सभी प्रकार के लोगों को राष्ट्र आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि सभी आंदोलन में शामिल हो जाओ। इस प्रकार नमक यात्रा के दौरान हजारों लोगों ने भाग लिया। जैसे मैंने बताया 1000 लोगों ने भाग लिया। अब अगला क्वेश्चन है, नमक यात्रा के उल्लेखनीय होने के कारण बताओ। इतनी पॉपुलर क्यों होगी नमक यात्रा, देख लेते हैं। गांधी जी का विश्व की नजरों में आना, पहला पॉइंट, कि नमक यात्रा के बाद ही गांधी जी विश्व की नजरों में आ गए। अभी तो भारत की नजरों में थे, अब विश्व में आ गए, वर्ल्ड में आ गए। क्यों? नमक यात्रा के कारण गांधी जी विश्व भर के प्रसिद्ध क्योंकि यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने इस यात्रा का वर्णन किया था, जिस कारण लोगों ने नमक यात्रा के दौरान गांधी की गतिविधियों और विचारों की जानकारी प्राप्त हुई। तो अमेरिका की मीडिया और यूरोप की मीडिया इसको कवर कर रही थी, इस यात्रा को। महिलाओं का भाग लेना, यह पहला आंदोलन था जिसमें हम देखते हैं कि भारत की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय समाजवादी नेता थी एक। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि जो ये आंदोलन है ना आपका, ये पुरुषों तक सीमित मत रखो, इसमें महिलाओं को भी शामिल करो, तो ये आंदोलन और बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो गांधी ने ऐसे ही किया। और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता में हिस्सा प्रदान करने की आवश्यकता पहली बार नजर आई। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को मन में ये बात बैठा दी कि हमारा राजपाट ज़्यादा दिनों तक नहीं है, अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार अंग्रेजों को लगने लग गया कि अब वो भारत को ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे, भारत को गुलाम नहीं बना के रख पाएंगे, अब भारत को छोड़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो ये सारे कारण थे। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था, प्रतिरोध यानी विरोध कैसा था, जैसे मैंने बता दिया। 1914-18 में जो था, अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रॉलेट एक्ट थोप दिया था, इसलिए भी विरोध हुआ। इसे पढ़ लेना, आप रीड कर लेना, वही बातें आ रही हैं। जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। असंतोष बना लोगों में रॉलेट एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने परिस्थितियों के कारण प्रतिरोध हुआ असहयोग आंदोलन में, हिंदू मुस्लिम को एक किया, ये सब, ठीक है। और 1920 में दिसंबर के अंत में लाहौर में होने वाली कांग्रेस का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1920 में दिसंबर के अंत में, 1929 होगा, सॉरी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूछ लेगा कब हुआ था, 1929 में। 1929 का लाहौर का अधिवेशन 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। क्यों? कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, जिसको युवा पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है। 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद होंगे उसकी जो कमान सौंपी थी, वो सौंपी थी जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा जा रहा था। उस समय युवा थे जवाहरलाल नेहरू उस समय। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। अब तक कांग्रेस अधिराज्य की स्थिति की मांग करती आ रही थी।
कहने का मतलब है 1929 में पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ कि पूरी आजादी चाहिए, आधी आजादी नहीं चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मांग हुई। तो याद रखना कौन सा वो था, 1929 में लाहौर अधिवेशन, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात हुई, नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के विषय में गांधी जी कांग्रेस द्वारा किए गए सुझाव को उल्लेख कीजिए। गांधी जी ने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आजादी का दिन मनाएंगे। जैसे आज 15 अगस्त मनाते हैं, तो पहले कहा कि 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे देख लेते हैं। निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, नगाड़ों द्वारा पारंपरिक ढंग से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए, नगाड़े वगैरह बजाए जाए। संगोष्ठी माने सब मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह को प्रारंभ किया जाए, राष्ट्रीय झंडा फहरेगा, देश का झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज। और संगोष्ठी के बाद शेष दिन में रचनात्मक कार्य किए जाएंगे, कुछ क्रिएटिव भी काम करेंगे हम संगोष्ठी के बाद, जैसे सूत कताई करना हो, चरखा चलाना हो, अछूतों की सेवा, हिंदू मुसलमान का एकता करना हो इसमें। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने वाले ये प्रतिज्ञा करें कि आम लोगों की तरफ भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम का फल का आनंद लेने का अधिकार है। तो यानी कि सब मिलकर काम करेंगे ये सब। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। गोलमेज सम्मेलन क्या था ये देख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या था, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं इन्हें, 1930, 31, 32 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देख लेते हैं। तो पेपर में आता है क्योंकि डेट कब हुआ था ये। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था और अधिकांश नेताओं का, जिनमें गांधी जी भी सम्मिलित थे, गिरफ्तार किया जा चुके थे। ऐसी स्थिति में सम्मेलन का सफल होना संभव नहीं था। पहला सम्मेलन सफल नहीं हुआ क्योंकि जो अधिकांश नेता थे वो जेल में थे, गांधी समेत। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 दिसंबर के अंत में लंदन में हुआ। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन भी सफल नहीं हो सका क्योंकि भारतीय प्रतिनिधियों में कांग्रेस के प्रतिनिधि, मुस्लिम प्रतिनिधि, रियासतों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियों आदि के प्रतिनिधि में मतभेद हो गया। यानी कि बहुत सभी लोगों के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। गांधी जी के इस विचार का, जो कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, गांधी जी ने कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे भारत को देखती है, तो इस पर विरोध किया करती है। तो इस विचार का मुस्लिम लीग, राजे रजवाड़ा और अम्बेडकर द्वारा चुनौती दी गई, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जाति यानी लोअर कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए यह असफल रहा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंत में लंदन में हुआ। गांधी जी इसमें नहीं गए, इस सम्मेलन का कोई ज्यादा महत्व नहीं था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलनों में वार्ता सफल नहीं हुई। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिसमें दूसरे में महात्मा गांधी गए थे, ना ही पहले में गए थे ना तीसरे में गए थे। और BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे, पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, अब देख रहे हैं एक एक नंबर का क्वेश्चन आ गया बीच में। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने आज़ादी स्वतंत्रता की बात करी थी। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और इसने धीरे धीरे आगे बढ़कर ये मांग शुरू कर दी थी कि जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वो हमें अलग चाहिए, जहाँ पर हम अपना देश बना सकें। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखने लग गई है धीरे धीरे, स्वायत्तता चाहिए इसे 40 में। दूरी राज सिद्धांत किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया और कांग्रेस और क्रिप्स की वार्ता किस बात पर टूटी। 1942 में चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधान जो थे, चर्चिल प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वॉयसरॉय को सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। कहने का मतलब है 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्र की तरफ था ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, और धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी वगैरह, इटली। ठीक है, तो इसी समय 1942 में आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो भारत की स्थिति डबाडोल हो रही थी। तो इसी के सिलसिले में चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा भारत, ताकि एक समझौता हो जाए कि ठीक है आंदोलन ना हो। तो इसमें भारतीयों ने बोला कि वॉयसराय जो था यहाँ पर, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर वायसराय बन गए वो भारत में, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक रक्षा सदस्य होना चाहिए भारतीय। तो ये नहीं मानी डिमांड और ये टूट गई वार्ता। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन था। जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये पेपर में आता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे अंतिम आंदोलन था महात्मा गांधी का, सबसे अंतिम। ठीक है, तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। यह सही अर्थों में एक जन आंदोलन था, मास मूवमेंट थी।
जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया था। यद्यपि गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु फिर भी युवा कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को चलाया। नेताओं की अनुपस्थिति में भी इसे अमीर, गरीब, ग्रामीण, स्त्री, पुरुष सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। गांधी को गिरफ्तार कर लिया था इस आंदोलन में शुरुआत में ही, फिर भी इसमें जो युवा लीडर थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण और समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। यानी कि इस समय जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस में, ठीक है। अरुणा आसिफ अली जैसे नेता थे जिन्होंने आंदोलन को चलाया आगे, भूमिगत हो गए। आगे हम पढ़ेंगे भूमिगत क्या था, आगे पढ़ेंगे। भूमिगत माने अंडरग्राउंड होकर चलाया, ठीक है। पश्चिम में सतारा यानी कि महाराष्ट्र में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर बंगाल में है जो, जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई और यहाँ पर अपनी सरकारें स्थापित कर दी इन दोनों जगहों में। इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़कर जेल का मार्ग अपनाया, कॉलेज वाले छोड़ दिया विद्यार्थियों ने और जेल का मार्ग अपनाया। विद्यार्थी स्टूडेंट भी आगे इस आंदोलन में। देश भर में लोगों ने हड़तालें करी और कार्रवाइयां करके आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार ये जन आंदोलन था, इसमें सब लोग शामिल थे, इसलिए जन आंदोलन था, ठीक है। डू और डाई का नारा दिया था इसमें गांधी जी ने। तोड़फोड़, इसमें बहुत हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, ठीक है। यद्यपि गांधी जी ने इसे वापस नहीं लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया था, लेकिन इस आंदोलन का इंपैक्ट बहुत भयंकर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शांति लाने के लिए गांधी जी ने क्या किया? जब आजादी मिल गई भारत को 15 अगस्त 1947 में, तो गांधी जी ने क्या किया? उस समय क्या कर रहे थे गांधी जी? तो हिंसा की खबरों ने दुखी गांधी जी 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने 24 घंटे को उपवास रखा। जैसे कि आपको पता है, जब हमारी देश को आजादी मिली थी, साथ में बंटवारा हुआ था देश का, पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया था, तो उसके चक्कर में हिंसा बहुत हुई थी, मारकाट मची थी, खून रक्तपात हो रहा था, खून की होली चल रही थी चारों तरफ। तो गांधी जी से दुखी हुए और गांधी जी ने इसे रोकने के लिए उपवास रखा 24 घंटे का। और सितंबर और अक्टूबर में पीड़ितों को दिलासा दिया और तरह हिंदू, मुस्लिमों और सिखों को भाईचारा और शांति से रहने का आग्रह किया। और सबको दिलासा देने गांधी जी जगह जगह पहुंचे जहां लड़ाई मारकाट मच रही थी कि लड़ाई वड़ाई मत करो। और गांधी जी ने के कहने पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रस्ताव पास की तरह आश्वासन दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और जो भारत में जो अल्पसंख्यक थे, जो मुस्लिम वगैरह रह गए थे, तो गांधी जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जिसमें धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा भारत, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। और बंगाल के बाद गांधी जी दिल्ली आए, जहां हिंसा को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका गई। तो गांधी जी चारों तरफ घूम रहे थे और हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो मारकाट रक्तपात मचा हुआ है उसको किसी तरह रोका जाए, देश में शांति बहाल की जाए, इस पर फोकस था गांधी जी का। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? अखबारों से हमें क्या जानकारी मिलती है, देख लेते हैं। आंदोलन को कैसे देख रहा था अखबार? इसमें हमें महात्मा गांधी और कांग्रेस तथा अनेक नेताओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमें एक साधारण भारतीय की सोच के बारे में पता चलता है कि कांग्रेस व नेताओं के बारे में क्या सोचते थे। महात्मा गांधी को गांधी बाबा, गांधी महाराज वगैरह बोलते थे। परंतु अखबारों का वर्णन पूर्णतः निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अखबार को नियंत्रण करने वाले, समाचारों का वर्णन करने वाले का दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए लंदन में छपने वाले अखबारों और भारत के राष्ट्रवादी अखबारों में छपने वाले में अंतर होता है। कहने वाले में जो अखबार छापता है वो अपने तरीके से छापता है, ठीक है। अखबारों पर पूरी तरह से हम रिलाई नहीं कर सकते, सबके अपने उसमें क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं अखबारों में, ठीक है। जो लंदन से छप रहा है अखबार, वो अंग्रेजों की वाहवाही करेगा, है ना, अंग्रेजों को अच्छा दिखाएगा और भारतीयों को गलत दिखाएगा। तो इस तरह के दृष्टिकोण होते हैं अखबारों में। निजी पत्रों, आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? स्रोत, जानकारी, ब्यूरो से बारे में भिन्न होते हैं क्या? निजी पत्रों से हमें व्यक्ति के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लेखन लिखने वाले को गुस्सा, संतोष, पीड़ा, बेचैनी, आशा, निराशा, ये सब देखने को मिलती है। जो पत्र लिखे जाते हैं गोपनीय होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, तो उसमें वो अपनी सारी चीजें लिख देता है, मन की जो भी उसे लग रहा है, पीड़ा, संतोष, बेचैनी, जो भी। आत्मकथाओं से हमें व्यक्ति के अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति अपनी यादों के आधार पर अपने अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, परंतु आत्मकथाओं में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार घटनाओं का वर्णन करता है, विशेष रूप से ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जा सके जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण है। कहने मतलब ऑटोबायो जो ये आत्मकथा होती है उसमें व्यक्ति अपने जो पास्ट में जो घट गई चीजें उसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। जो भी अच्छा रही, यादें बुरी रही, कैसी रही, बताता है। निजी पत्र और आत्मकथा सरकारी ब्यौरे, जो सरकारी जो ब्यौरे होते हैं से भिन्न होती हैं, क्योंकि निजी पत्र और आत्मकथा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार व्यक्त करने के लिए लिखता है, जबकि जो सरकारी ब्यौरे होते हैं, जो सरकार के होते हैं तरफ से, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक विशेष उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे पाक्षिक रिपोर्ट माने 15 वर्ष की रिपोर्ट इकट्ठा कि क्षेत्र की घटनाओं की स्थिति का वर्णन करती है ताकि उस आधार पर कार्रवाई की जा सके। साधारणतः इस प्रकार सरकारी ब्यूरो अथवा पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट गोपनीय होती है। इनमें मिलने वाली सूचनाओं को अतिरिक्त, तो कहने वाला सरकारी ब्यूरो अलग होते हैं, वो कर्तव्य के रूप में होते हैं, ठीक है। अब खत्म होने वाला है ये वाला, थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट और। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी के कार्य बताओ। जैसे मैंने बताया गांधी राजनीतिक थे, सामाजिक भी थे, समाज सुधार के कार्य किए उन्होंने बहुत सारे। जैसे गांधी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए गांव में स्कूल खुलवाए, ठीक है, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। गांधी जी ने भारत के लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग किया, साफ सफाई से रहो, बीमारियों से दूर रहो, है ना, ये सब बताया। गांधी जी ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए कहा, जो जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है, ठीक है, उसको खत्म करने की बात करी गांधी ने।
और गांधी जी ने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की चिकित्सा स्वयं की और इस रोग की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाई। कहने में चर्म रोग जो हो जाता है कुष्ठ रोग, उसको रोकने की बात करी गांधी जी ने। और गांधी जी जितने राजनीतिक थे उतने ही समाज सुधारक भी थे, समाज के लिए भी कार्य करते थे वो, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया। कैबिनेट मिशन का प्रयास किस बात पर विफल हो गया? कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया। क्यों हो गया? कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है, और इसी बात पर कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। तो कहने मतलब कैबिनेट भी विफल हो गया। वो कह रहा था एक सरकार बना लो मिली जुली, मुस्लिम लीग भी होगी उसमें, कांग्रेस भी होगी, एक संघीय व्यवस्था होगी, लेकिन इस पर वार्ता फेल हो गई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना की मांग के समर्थन में किसका आह्वान किया? तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम ये दिवस मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, नहीं तो हम ये बनाएंगे डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें बहुत मारामारी हिंसा वगैरह हुई थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को डेट आती है, पेपर में याद रखना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? वायसराय जो था भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। किसने गांधी जी को तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर मजाक उड़ाया था? मरियल साधु कहा था अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने। तो टाइम ने जब नमक यात्रा हो रही थी तो गांधी जी का मजाक उड़ाया था, उनकी कदकाठी का, उनके रंग रूप का। ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये बेवकूफ बना रहा है जनता को, और ये थोड़ा चलने के बाद ही चुप हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो उसके बाद इस टाइम पत्रिका ने को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसकी बेइज्जती हुई, तो इसने माफी मांगी, ठीक है, और जो भी उल्टा सीधा कहा उस पर पश्चाताप प्रकट किया। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की बात की गई थी? किसमें कहा गया था कि सीमित प्रतिनिधि शासन देना चाहिए भारत को? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1937 में हुए सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस कितने प्रांतों में से कितने प्रांत जीत पाई थी? 37 में चुनाव हुए थे, क्या हुआ था उसमें? कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में चुनाव जीते, 8 प्रांत जीते और सत्ता हासिल करी। कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध के मामले में ब्रिटिश सरकार को क्या प्रस्ताव दिया? कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करने की बात कही, अगर ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करे तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। कांग्रेस सलाह दी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जब ब्रिटेन फंस गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो कांग्रेस ने सलाह दी ब्रिटेन को कि भारत आपकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्रता देनी होगी भारत को। तो लेकिन ये नहीं मानी ब्रिटेन ने, तो इसी बात पर भारत ने क्या करा, उनके साथ जो वार्ता थी, जो प्रस्ताव था, सब खारिज कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसके विरोध में कब इस्तीफा दिया? जो बात ऊपर हुई थी, अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। किन महान लोगों ने गांधी जी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया था? जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में संदेश भेजे थे। गांधी जी की जो मृत्यु थी उस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी शोक व्यक्त किया था, जॉर्ज ऑरवेल ने। टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना किससे की? टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से करी। जैसे अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा खत्म करने के लिए अमेरिका में जैसे बलिदान दिया था अपना, वैसे ही गांधी जी ने भी बलिदान दिया अपना, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। टाइम पत्रिका ने गांधी जी की मृत्यु पर क्या कहा था? टाइम ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है दुनिया ने, जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर कर लिया था। और ये समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। बस 2 मिनट। गांधी जी को किसने कब और क्यों मारा? अंतिम प्रश्न है, खत्म हो रही है क्लास के बाद, ठीक है। 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वे नाथूराम गोडसे थे। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमान को खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। कहने वाला गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर, जो कि बहुत दुखद था, निंदनीय था, ठीक है। गोली वोली नहीं मारी जानी चाहिए किसी को। तो ये हमने देखा। तो ये इसी प्रकार ये चैप्टर 13 आपका ये समाप्त होता है। यहाँ पर ये जितने प्रश्न किए मैंने सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, अपनी फीडबैक देना। और जैसी फीडबैक होगी उसी के अनुरूप मैं अपने जो लेक्चर है उसमें थोड़ा संशोधन करने का प्रयास करता ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।